कभी कभी हमारे जो ट्रिपल एच भाई साहब है ना, ये मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं कि सेम आदमी का दिमाग दो इस तरीके से अलग अलग कैसे चलता है। क्योंकि एक है आज की स्मैकडाउन और फिर एक है 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में दोबारा से। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को और उसके साथ साथ और भी इधर उधर की चीजें, क्योंकि स्मैकडाउन इतना इनफ शो नहीं है जो कि आपको इस वीडियो में उतना मजा दे सके। और देखो स्मैकडाउन जिस तरीके की रिसेंटली हो रही है, मैंने इसको रिव्यू भी अलग तरीके से करना शुरू किया है ताकि मेरा टाइम भी बचे, आपका टाइम भी बचे। हाँ, वो बात लगा कि सिलेबस की तरह मुझे स्मैकडाउन के वो जो पूरे जो स्मैकडाउन के पूरी टाइम स्मैकडाउन जितने भी टाइम का है, दिमाग भी सही नहीं चल रहा, वो टॉर्चर मैं तो झेलता ही रहता हूँ। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है, भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि डेमियन प्रीस्ट के साथ शो की स्टार्टिंग करता कौन है? चलो एक बार को अगर वो बंदा चैंपियन होता, कुछ होता, ठीक है, उसका मोमेंटम होता। ना कोई मोमेंटम है, ना किसी को उसके बारे में इतना फर्क पड़ रहा है कि डेमियन प्रीस्ट शो को किक ऑफ करेगा। पता नहीं यार, ये इतनी ज्यादा मजे में चिल कैसे रह रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि भैया कि ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, बढ़िया है, क्या है, इतना प्रेशर तो है ही नहीं। किसी ने लग रहा है डंडा नहीं किया हुआ, क्योंकि विंस मैकमैन के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अब ये कंपैरिजन नहीं हो रहा, लेकिन जब खस्ता हालत दिखती है तो कुछ अच्छे टाइम के साथ कंपैरिजन फिर वो हो ही जाता था। समझ लो आप लोग, मैं इस समय भावनाओं में भावुक हो गए, बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं। अब मेरे को इतना गुस्सा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आदत हो चुकी है कि स्मैकडाउन में ऐसा ही होगा। तो डेमियन प्रीस्ट शो की स्टार्टिंग करते हैं, जेलेना वेगा के बारे में बात करते हैं, एलिस्टर ब्लैक की वो बात करते हैं, जॉन सीना को भी उन्होंने थोड़ा सा ट्रिब्यूट सा दे दिया यहाँ पे। इसके बाद जेलेना वेगा निकल के आती हैं और उन्होंने बोल दिया कि यार तू तो अब तू मर्द हो, कैसा मर्द है तू, मॉमी को बीच में लेके आ रहा है, मामी को बीच में लेके आ रहा है, तेरी जो फाइट है तू अकेले नहीं लड़ सकता। उसके बाद एलिस्टर ब्लैक आते हैं, लेकिन पीछे से आके उन्होंने अटैक कर दिया। और एक जो मस्त चीज थी यहाँ पे देखने वाले, वो वही था कि जब अपनी वो डबल नी उन्होंने उड़ते हुए मारी थी, जो कि टेबल के थ्रू जाके लगती है। तो इनकी जो फ्यूड है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद ये बैक से जाके भी लड़ते हैं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ऐसे आगे कंटिन्यू करने वाली है। एक जो अच्छी चीज लगी इनकी फ्यूड में, वो था वो जो आंख में फायर बॉल डाल दी थी एलिस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रीस्ट के, वो एक अच्छा मूवमेंट था। तो क्या ऐसा कुछ दोबारा करने वाले तो आई थिंक ठीक है, फिर इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद मैच आता है कबूकी वॉरियर्स वर्सेस लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स के बीच में। इस मैच में एनाइलेटर फिनिशर के साथ में नाया जैक्स ने अपनी टीम को विक्ट्री दिलवा दी, लेकिन मैच के बाद एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फेयर ने आके मारामारी कर दी, जिसके बाद लैश लेजेंड और नाया जैक्स को भागना पड़ जाता, जो कि थोड़ा अनबिलीवेबल है, क्योंकि मतलब वो इतनी भारी भरकम सी और एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर ने आके उन्हें कैसे भगा दिया। बट जो भी है, स्टोरी इनको चलानी है तो वो चल रहा था। एलेक्सा ब्लिस को देख के लग रहा था भाई इन्होंने तो अपनी पूरी ही जान लगा दी है इन दोनों को मारने में, क्योंकि भाई अगर आप लैश लेजेंड नाया जैक्स को देखोगे तो वो काफी ज्यादा ही भारी भरकम सी है बाकियों के कंपैरिजन में। इसके बाद शो पर मैच था जूलिया वर्सेस एल्बा फायर के बीच में। क्यों है मैच, क्या है मैच, क्यों करना है इनको, क्या पर्पस है, क्या गोल है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ वो है भी नहीं यहाँ पे। और इस मैच में जो विक्ट्री है वो जूलिया की हो जाती है। लेकिन इसके बाद आता है शो पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, और मैं बोल रहा हूं भाई बहुत गलत हो रहा है कोडी रोड्स के साथ। पिछले कुछ टाइम में मैंने ही कई बार क्रिटिसाइज किया है कोडी रोड्स की बुकिंग को, लेकिन अब जो उनकी बुकिंग हो रही है शोज पर, उसके साथ साथ जैसे शो चल रहे हैं भाई, वाइब भी खराब हो जा रही है पूरी। क्योंकि अगर स्मैकडाउन ऐसी है, उसके बीच बीच में कुछ अच्छी चीजें भी हैं तो वो भी बेकार लगती हैं। उनमें से ये चीजें जो कि आज कोडी रोड्स का प्रोमो था, कोडी रोड्स निकल के आते हैं, कहते हैं भाई जो भसड़ हुई है ड्रू मैकिंटायर के हाउस में, बंदा कह रहा है कि अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है। निक ऑल्डिस निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि ड्रू ने क्लेम किया कि ये अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, और कोडी रोड्स तुमने उससे प्रूव भी कर दिया, उसका तुमने पॉइंट सही भी कर दिया, क्योंकि तुम उसके घर चले गए। तू चैंपियन तो है कोडी रोड्स, लेकिन तू लॉ से ऊपर नहीं है। ऐसा बोल के निक ऑल्डिस ने थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करी कोडी रोड्स को, लेकिन तभी कोडी रोड्स को रियलाइज हुआ कि भैया मैं तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूं। और इसके बाद यहाँ पे एक मस्त प्रोमो शुरू होता है उनका। निक ऑल्डिस ने पहले उनको बोल दिया था कि देखो जब ये ड्रू मैकिंटायर अपॉलॉजी कर लेगा, फाइन भर लेगा, वापस आ जाएगा, तो तू एक उंगली भी नहीं उठा सकता कोडी रोड्स उसके ऊपर, वरना तेरे से जो तेरी टाइटल है वो ले ली जाएगी। अब कोडी रोड्स यहाँ पे कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात, मैं हाथ नहीं उठाने वाला कोई भी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए, और वो ये है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। कहते हैं मैंने ये यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो गेम है, उसको चेंज किया है। 2 बार मैंने रॉयल रंबल जीती है, मैंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को अनसीट किया है, मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना को हराया है, ऐसे करके बोलते हैं। कहते हैं मैं ही इस समय चैंपियन हूं, और जब तक ये मेरे पास चैंपियनशिप है, आई एम द लॉ, ऐसे करके उन्होंने बोला। और डिलीवरी तो भाई कोडी रोड्स की प्रोमोस में बहुत मस्त रहती है। आई थिंक उसमें कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते आप। भले ही स्टोरी बेकार होती है, तब वो डिलीवरी लगती है कि एग्जैजुरेटेड है, लेकिन अभी ये परफेक्टली उनके ऊपर सूट कर रहा था। और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तेरे लिए काम नहीं करता,
तू मेरे लिए काम करता है, ऐसा निक ऑल्डिस को बोलते हैं एंड उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये बड़ा एक जो चाहिए था यहाँ पे, जो डिमांड थी वो डिलीवर भी करके दिया है। और ड्रू मैकिंटायर बाकी शो पे थे नहीं आज, उनकी एक अलग से वीडियो आई थी जहाँ पे उन्होंने स्टोरी को प्रोग्रेस किया था, उसके ऊपर भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट मैच आता है शो पर, DIY वर्सेस कार्मेलो हेस और इलिया ड्रैगनोव के बीच में। बहुत ही तगड़ा हार्ड हिटिंग टाइप का मैच, और इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है इलिया ड्रैगनोव एंड कार्मेलो हेस वाली टीम की। और शो का मेन इवेंट था MFT वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में, चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी यहाँ पे। और इस मैच से पहले सोलो सिकोवा बैक स्टेज से ही प्रोमो कट करते हुए आते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल एक तरीके से थोड़ा पर्सनल होने के लिए, जो ब्रे वाइट का कैच फ्रेज था, आई हैव गॉट द होल वर्ल्ड इन माई हैंड्स करके जो वो बोलते थे, इन हिज हैंड्स करके बोलते थे, लेकिन वैसे सोलो सिकोवा ने इन माई हैंड्स करके बोला। और फिर जब ये मैच शुरू होता है तो वही है कि रिंग साइड में भसड़ इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। टाला टोंगा ने मारा, फिर उसके बाद रोवन भी वहाँ पे आ जाते हैं और हमने टाला टोंगा की तरफ से क्रॉस बॉडी देखा है जो कि कितना स्लॉपी था उसको आई थिंक थोड़ा मैं डिफाइन भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। अगली बार जब टाला टोंगा ऐसा कुछ करे तो आप ध्यान देना कि आप इस साइज के साथ कौन कौन से मूव परफॉर्म कर सकते हो और आपके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। और एंड में जो सीक्वेंस है वो थोड़ा क्राउड को पॉप करने के लिए बना रहे होते हैं। जब निकी क्रॉस को उठा के एरिक रोवन ने बाहर फेंक दिया, उसके बाद सोलो सिकोवा ने उनको स्पाइक लगा दिए, फिर अंकल हाउडी सिस्टर एबिगेल के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बचाने के लिए उनकी MFT आ जाती है, फिर ये भसड़ भसड़ होती है। तो आई थिंक इनको एक बहुत छोटी सी चीज मिल गई है कि अगर हमें ज्यादा कुछ नहीं भी मिल रहा, ठीक है, तो एंड में बस ब्रॉल कर दो। और वो ब्रॉल के साथ ये जो फेड होता है शो, इतना बकवास लगता है वो देखने में। ऐसा लगता है भाई तुम अभी तो कुछ दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अब तुमने वो दिखाते दिखाते रोक क्यों दिया। तो ये थी स्मैकडाउन की पूरी कहानी। आई थिंक ज्यादा यहाँ पे हम कुछ ना ही बात करें तो सही रहेगा। क्या शो की क्वालिटी है वो तो मतलब समझ में आ रही है, इसको रेट वेट भी हम करेंगे नहीं ज्यादा। लेकिन स्मैकडाउन के अलावा कुछ ऑफ एयर वाले मूवमेंट्स बड़े मस्त होते हैं। यहाँ पे सोलो सिकोवा ने जे उसो का ये वाला जो यीट है वो वाला म्यूजिक चलवा के खुद यीट करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है उनके ऊपर फिनिशर्स की, आप ये वाली फोटो देखो जहाँ पे CM पंक बिल्कुल सोलो सिकोवा के स्टाइल में ही उनको स्पाइक मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये इनकी जो मस्ती मजाक है वो ऐसी चलती रहती है। और मतलब ठीक है, वहाँ का क्राउड अगर पैसे वैसे दे के आया है तो उनको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा कभी कभी दे भी देते हैं। किसी ने भी बोला था भाई हमने तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो हमें क्यों नहीं दे रहे। भाई आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जितना आपका साल का होगा ना उससे ज़्यादा उनकी टिकट हो जाएगी, तो फिर ये डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स वाले जिन्होंने खरीदा है उनको वो ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, बल्कि ये WWE की हमेशा से ही ट्रेडिशन रहा है, जो उस हाउस को फिल करते हैं उनके लिए वो कुछ स्पेशल करते हैं। तो ये इसका ही पार्ट था। WWE ने कुछ नई मर्चेंडाइज भी निकाली है। यहाँ पे आप रोमन रेंज की मर्चेंडाइज देख सकते हो, द ओनली वन करके पीछे से लिखा हुआ है और सामने रोमन रेंज की ट्राइबल चीफ उला फाला वाली माला के साथ फोटो है, जिसमें सबकी सैचुरेशन कम है, सिर्फ रेड कलर को ही हाईलाइट किया गया है। ये थोड़ा मैं टर्म्स में ज़्यादा चला गया। और बाकी दूसरी और पिक्चर है CM पंक की, थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही ऐसा लग रहा है, दो भाइयों की टी-शर्ट WWE ने निकाल दी है। और यहाँ पे आप देखो ये CM पंक की पुराने वाली, अगर मैं सही हूँ तो ये 2K13 ऐसा कुछ गेम का कवर जैसा भी लग रहा है। और ये उस मतलब बहुत पुरानी फोटो है, 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये फोटो है CM पंक की जो यहाँ पे लग रही है। तो बट जो भी है, टी-शर्ट्स तो CM पंक की पुरानी वाली बहुत सारी बिकती रहती है, ज़्यादा WWE को उसमें मेहनत करनी भी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर की भी एक वीडियो आती है जहाँ पे वो इसी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि ठीक है हम आएंगे अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। और यहाँ पे फिर जैसे उन्होंने मारामारी करी थी ना घर में जाके, तो उन्होंने बोला था उनको कि मैरी क्रिसमस एसहोल करके जो बोला था, तो वही चीज़ यहाँ पे आके ड्रू मैकिंटायर ने भी बोली है। और जो एक स्पॉइलर मैं आपको देने वाला हूँ आने वाले WWE के शो के लिए, वो ये है कि जो इतनी ज़्यादा स्टोरी कुक कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स कुछ अलग लेवल पे कर रहे हैं, जा रहे हैं भाई ये मारामारी कर रहे हैं, थोड़ा इस पे ऐसा लग रहा है कि WWE इन्वेस्ट करे, इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात मुझे अब जाके समझ में आ रही है कि जब लड़कों का मैटर होता है और वहां पर लड़कियों की बात करी जाती है तो लड़के इतने इंटरेस्ट से क्यों सुनते हैं और फिर वहां पे वो कन्विंस क्यों हो जाते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी लड़की के सामने जाते हो तो अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आपकी शक्ल अच्छी दिखनी चाहिए, आपके बाल अच्छे दिखने चाहिए। और अब तक मैंने आपसे बात करी है मसल बिल्डिंग के बारे में, प्रोटीन से रिलेटेड, लेकिन आप भाई दुनिया जहान के एफर्ट्स लगा लो, मैं आपको लिखवा के बात दे सकता हूं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, आपका स्किन सही नहीं है, आपकी स्किन क्वालिटी सही नहीं, आपके बाल सही नहीं लग रहा, आप मुझसे पूछते भाई आपका टेक्सचर कैसा है, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूं जब भी मैं लोगों को इन पर्सन मिलता हूं मेरे से मोस्टली लोग यही पूछते हैं कि भाई अपनी स्किन पे आप ऐसा क्या कर रहे हो। मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं कि भाई मसल बिल्डिंग, बॉडी बनाना ये सब तो अलग बात है कि स्किन और हेयर क्वालिटी में कैसे जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। आपको लगता होगा भैया ये मैं लगा लूंगा, वो मैं पोत लूंगा, रात में ये करके सो जाऊंगा, वो सब चीज BS हो जाती है अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही नहीं है। तो अगर मसल बिल्डिंग नहीं तो एटलीस्ट आप किसी के सामने जा रहे हो, आपका इंप्रेशन उसके लिए सही पड़े, आपकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए। क्या फायदा भाई अगर आपने ऐसे भैंसे जैसी बॉडी बना भी ली लेकिन आपकी जो स्किन और जो आपके बाल हैं वही सही नहीं लग रहे, तो उसके लिए भी प्रोटीन आपकी हेल्प करता
करता है और एडिशनली अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी मसल बिल्डिंग में भी फिर वो आपको हेल्प करता है। अगेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरलिटीन का लिंक मिल जाएगा। सही बता रहा हूँ कि मैंने खुद सामने से इवन जब जिम में जाता हूँ तो इवन लड़कियों ने भी मुझे मेरी स्किन क्वालिटी के लिए बोला हुआ है, ठीक है। इसमें मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत में ऑब्सेशन है मेरा, बट भाई आप अपनी जो चीज़ें लाइफ में बेटर कर सकते हो वो आपको बेटर कर लेनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपको नेचुरलिटीन का लिंक मिल जाएगा। आरपंत वाला कोड यूज कर लोगे, मेरा नाम ले लोगे शॉर्ट में वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप आप ये बात समझोगे, सिर्फ एक प्रमोशनल वाली चीज नहीं, ऑब्वियसली प्रमोशन तो है ही, इतना ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूं आपको, लेकिन ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करेगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो इस चीज में आप डेफिनेटली कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? लड़कियों की बात से तो समझ गए ना। और उसके ऊपर चौका डब्ल्यूडब्ल्यू ने तब मारा, छक्का तब मारा है जब 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में। भाई ये मतलब मैं अब डब्ल्यूडब्ल्यू से एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं ट्रिपल एच से इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये ऐसी चीज आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ जाके देंगे या निकालेंगे, लेकिन इस वाली फ्यूड में बहुत अच्छी मेहनत की। मुझे लगा नहीं था कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड जैसे शुरू हुई थी उसके बाद थोड़ा सा फीका पड़ रहा था कि ये इतनी ज्यादा और पेस और मोमेंटम पकड़ सकती है, लेकिन भाई जहां पे आपको तारीफ करनी है वहां पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी। और ये ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के प्रोग्राम में ट्रिपल एच का या डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों का बहुत 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 ज्यादा अच्छा काम है। तो अब इनके बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच होगा जो कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच है। अरे ये तो बताना भूल गया, होता क्या है अगर आप बहुत पहले से नहीं देख रहे तो यहाँ पे 3 स्टिपुलेशन वाले मैचेस होते हैं और ऑब्वियसली उसमें जो बंदा ज्यादा जीत जाता है फिर उसके बल्ले बल्ले हो जाती है। ये मैच हमने रिसेंट की मेमोरी में अगर मुझे याद आ रहा है तो रायबैक और जॉन सीना का था और ये पेबैक का टाइम था। और मुझे लग रहा है मैंने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया था कि ऐसे स्टिपुलेशन वाली चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू करती क्यों नहीं है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर रही है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं, $1 मिलियन क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या ड्रू मैकिंटायर इतने सारे चैंपियनशिप मैचेस के बाद अब इस स्टिपुलेशन वाले मैचेस में जीतेंगे या फिर हारेंगे, क्योंकि अगर फिर से हारे तो क्या होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़े होने फिर बनते हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी 2026 में गुंथर के साथ एक बड़ी तगड़ी वाली फ्यूड होने वाली और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे हमको इनके बीच में मल्टीपल मैचेस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से बेबी फेस टर्न होने वाला है। आई थिंक बहुत ऑब्वियस है क्योंकि गुंथर एक हील बंदा है और गुंथर की कहानी ये रहती है कि भैया तुम्हारे जो फेवरेट लोग हैं उनको मैं धराशायी करता हूं। तो इसकी पॉसिबल जो स्टोरी है वो भी ये हो सकती है कि कैसे ब्रॉक लेसनर का बेबी फेस टर्न होगा और सारे लोग ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट करेंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि इससे पहले गुंथर हमारे फेवरेट लेजेंड्स को रिटायर कर चुका है, जिसमें नाम है रिसेंट में जॉन सीना का और उससे पहले गोल्डबर्ग का। तो ब्रॉक बोलेगा भाई मैं उन बाकी लोगों की तरह नहीं हूं जो कि तेरे सामने झुक जाए, और सारे लोग चीयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे ब्रॉक लेसनर को। इवन मैंने जैसा आपको बोला भी था मल्टीपल मैचेस होंगे तो एक्सपेक्टेड है कि ब्रॉक लेसनर धूल चटा भी दे गुंथर को, जो कि फिर फैंस के लिए एक सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट होगा और ऐसे एलिमेंट्स फैंस को पसंद होते हैं स्टोरी लाइन में। तो एक बड़ा शिफ्ट आपको दिख सकता है ब्रॉक लेसनर की आने वाले टाइम में जो बुकिंग होने वाली है उसके लिए, बट वो सारी बातें तब होंगी जब एक बार ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं। लेट्स सी क्या रेसलमेनिया में ही गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है नहीं। और जाते जाते मैं आपको स्टार रेटिंग बताता हूँ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की। जो कोडी रोड्स वर्सेस ओबाफेमी का मैच है इसको मेल्जर ने दिए 3.25, सोल रूका वर्सेस बेली को 3.75, एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली को दिए हैं वर्सेस जवान और लियोन को दिए 3.5, और जॉन सीना वर्सेस गुंथर जो कि जॉन सीना का लास्ट मैच है उसे मिले हैं 4.5 स्टार। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको नेचुरलिटीन का लिंक मिल जाएगा। जो सारी बातें बताई हैं उसको ध्यान से समझ के आप वाइजली अपनी परचेस कर सकते हो। कोड लगा लेना आरपन तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।